हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाम से ही देखिए क्या लग रहा है, एक्टोपिक मतलब होता क्या है, द आउटसाइड, जहाँ पर होना चाहिए, जो इसका अपना लोकेशन है। जैसे यूट्रस में क्या होता है, मेनली इम्प्लांटेशन होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कहाँ होगा, तो आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के बाहर कहीं पर भी अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो उसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। अब देखें इसमें एज कितना होता है, किस एज में ये ज़्यादा होने का रिस्क है। मेनली 15 साल से लेकर 44 साल तक में ये होता है। ठीक है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम ही होगा ना। तो सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड द यूट्रस होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पहले नॉर्मल हम समझ लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल में ओवुलेशन होता है हमारा, जो यहाँ पर मान लीजिए यूट्रस बना देते हैं, यहाँ पे फिम्बरी है, इसके थ्रू एक अंदर आता है, फिर एम्पूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट है वो हमारा यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, 3 एंडोमेट्रियम में जाके वो इम्प्लांट हो जाता है। बट समझिए कि मान लीजिए कि कुछ हो गया, ठीक है, कोई कंडीशन जो आगे डिस्कशन करेंगे, जिससे कि यहाँ ना आके फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया, कहीं और चला गया, तो इसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें एक टर्म है, जैसे कि मेनली क्या होता है ना, मेंस के टाइम में या पुबर्टी के बाद एक बार इधर से ओवरी फर्टिलाइज होके एग देता है, एक बार इधर से देता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई फैलोपियन ट्यूब में खराबी आ गई और यहाँ से एग का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ से एग का सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो क्या मेंस में कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए मेंस में क्या होता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एग को वेलकम करने के लिए, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अपने आप को शेड ऑफ कर लेगा। तो ये इसमें एग का अंदर आने से कोई लेना देना नहीं है, ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए साइट, मेनली मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। और भी कौन सा साइट होता है तो अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे साइट होते हैं। हाँ देखिए इसके साइट मेनली 97.72% ये होता है ट्यूब के अंदर। ठीक है। एब्डोमेन में भी हो सकता है 1.37%, यूट्रस में भी हो सकता है 0.76%, या ओवरी में भी हो सकता है 0.50%। तो इसको हम कहते हैं, ये सर्वे किया गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो सर्वे में पता चला कि देखिए मान लीजिए कि कितने 639 पेशेंट लिया गया, इसमें एक पेशेंट को ओवरी के अंदर हुआ था, 30 पेशेंट को फिब्रिया में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ, 10 पेशेंट को फिब्रिया ओवेरियन यहाँ पर जो कनेक्ट होता है उसमें हुआ, 265 को डिजिटल था, 245 को मिडिल था, 79 को प्रॉक्सिमल था, इंटरस्टिशियल में 8, ये करुंकल में 4 पेशेंट, एब्डोमिनल में 9 पेशेंट, सर्विक्स में 1 पेशेंट, इस तरह से देखा गया। तो ये मेनली हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइट हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, तो ट्यूबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब अगर उसके रेंज में नहीं देखना है, तो ऐसे अगर टाइप जानना है तो मेनली जो होता है या तो एक्स्ट्रा यूट्राइन होगा या इंट्रा यूट्राइन होगा। एक्स्ट्रा यूट्राइन कहने के मतलब है कि यूट्रस के एकदम बाहर, जो 1.5% पे देखा जाता है। इंट्रा यूट्राइन कहने का क्या मतलब है, सर्विक्स में एक्टोपिक होगा, या ओवरी में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, एब्डोमेन में होगा।
फेलोपियन ट्यूब में 97% होता है, उसमें से एम्पूला में 50% चांसेस होते हैं, इन्फंटिबुलम में 10%, इस्थमस में 20% और इंटरस्टिशियल में 25%। अब देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स। मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सिम्टम है ना, वो है एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्सेंस ऑफ मेंसेज, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। एब्डोमिनल पेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये पेन मेनली कैसा आएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर सोरनेस हो जाएगा, क्लोकली इन नेचर होगा, लोकेशन जनरलाइज, यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों में से कोई हो सकता है। कुछ पेशेंट में देखा गया है रप्चर पेशेंट, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब में होगा तो मेनली आप दो तरह का देखिएगा कि फेलोपियन ट्यूब रप्चर कर गया है, फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं किया है। अगर रप्चर कर जाएगा तो उन पेशेंट में शोल्डर पेन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर रप्चर कर गया ट्यूब तो पेन मेनली क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, वुमेन को सिनकोपी भी हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ज़्यादातर जो फीमेल में सिम्टम है वो पता नहीं चलता है, एसिम्टोमेटिक होता है, जो नॉर्मल है वही होगा, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या फिर क्रोनिक पेन होता है उनमें, पेल्विक पेन, जिससे फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है कई दिनों तक। तो सिम्टम कौन कौन सा शो किया, पेन इन द लोअर एब्डोमिनल पेन, ये माइल्ड और मॉडरेट हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है रप्चर में। वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जिसमें बैड स्मेलिंग आएगी। वेजाइनल ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स और समटाइम आफ्टर द इंटरकोर्स। उसके बाद ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स होंगे। पेन इन यूरिनेशन, यूरिन करते समय पेन होगा, ठीक है। बार बार यूरिन करने की मनोकामना करेगी, अर्ज टू यूरिनेट। कभी कभी क्या होता है, पेन भी करता है इंटरकोर्स के समय, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं साइन। साइन में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग साइन क्या है सिम्टोमेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एब्डोमिनल टेंडरनेस। जब हम बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और उस समय एडिनेक्सल पासेस को पल्पेट करते हैं तो क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, जो यूटेराइन इनलार्जमेंट है वो जितना होना चाहिए 8 वीक में उससे कम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है रप्चर में, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर एलिवेशन अनकॉमन होता है, 5 से 10% वुमेन में मेनली देखा जाता है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 38% हुआ है, लेकिन मेनली ये अनकॉमन है। अगर रिस्क फैक्टर देखें तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, एज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, प्रायर ट्यूबरल सर्जरी, स्मोकिंग, इनफर्टिलिटी, मतलब वुमेन का ज़्यादा एज हो रहा है या क्या है, उसको ऑलरेडी बहुत बार ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, प्रायर ट्यूबर सर्जरी, पहले से ट्यूब सर्जरी होया हुआ है, या वो स्मोकिंग यूज करती है, वो पहले से इनफर्टिलिटी है, तो ये सब में देखा जाएगा। ट्यूबल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसको हम लास्ट में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बढ़ाता है, इंसिडेंस ऑफ सल्पिंजाइटिस, ये फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ क्लैमिडिया, ट्रैकोमाइटिस और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और क्या है, तो इम्प्रूव डायग्नोस्टिक टेक्निक, ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेक्निक के कारण क्या होता है, हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ठीक है। जिसके कारण क्या हो सकता है, जब ये एसिम्टोमेटिक होता है तो मेनली हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि रप्चर होने से पहले ही हमें पता चल जाए और हम उसे ट्रीट कर पाए। अदर फैक्टर इंक्रीजिंग एज, नन वाइट वुमन में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ज़्यादा सिगरेट पीती है उस समय देखने को मिलता है। मेजर कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है,
तो ब्लड लॉस। इटियोलॉजी में आते हैं। इटियोलॉजी में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये फीमेल में मेनली देखा जाता है, वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन को कहते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना से होता है और वो चला जाता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में, ठीक है। इसलिए इसका मेजर फैक्टर कौन सा है? सल्पिंजाइटिस। और दूसरा क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। एबनॉर्मलिटीज मेनली देखने को मिलता है डेवलपमेंट के समय। अब पढ़ते हैं ट्यूबल पैथोलॉजी और जो इसके कारण मेनली इक्टोपिक रिक्स होता है। तो चलिए पहले ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल पढ़ेंगे, ठीक है। ट्यूबल जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, फिर क्लैमीडिया, आजकल तो गोनेरिया लगभग ना खत्म के बराबर हो गया है, ठीक है। तो होता क्या है? हिस्ट्री है पहले से ही ट्यूबल प्रेगनेंसी का, या पहले उसको ये ट्यूबल सर्जरी हो गया है, इनफर्टिलिटी है, स्मोकिंग यूज करती है, पहले से ही एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही है वो फेल हो गया। तो फेल कैसे होगा? तो सबसे ज़्यादा ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हुआ, तो उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? तो ट्यूबर स्टेराइजेशन। क्या? फेलुअर ऑफ ट्यूबर स्टेराइलाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा मैरायना, तीसरा ये कॉपर तीर, चौथा प्रोजेस्टिन वाला जो ड्रग दिया जाता है ना कंट्रासेप्टिव, वो, ठीक है। अब ये ऐसा इक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में होता क्यों है? जैसे कि आपको पता है ये फीमरी में एग आया, ठीक है। अब ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा, ट्यूबल पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा ये चला जाता है हमारे यूट्रस में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और इसमें कौन सा हेल्प करता है? तो सिलिएटेड कोल्यूमिनल इपिथेलियल सेल, ठीक है, ये हेल्प करता है, जो यहाँ पर इस तरह से ट्यूब में प्रेजेंट होता है। क्या? सिलिएटेड कोल्यूमिनल इपिथेलियम सीलिया, जो मेनली बीट कर करके उसको यूट्राइन कैविटी की तरफ ले जाता है। अब मान लीजिए इन दोनों में प्रॉब्लम हो गया, डिजीज के कारण या इन्फेक्शन के कारण या सर्जरी के कारण, तो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण हमारा जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो एम्ब्रायो ये यूट्रस में जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसमें, अगर कोई पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर गिव हाईएस्ट रिस्क, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हाईएस्ट रिस्क कौन सा है? तो आपको पहले ही बताए थे PID। उसके बाद अगर कोई सेकंड चॉइस बोले तो ट्यूब का सर्जरी, थर्ड चॉइस बोले तो क्या हो जाएगा हमारा प्रायर ये ट्यूबल इक्टोपिक, मैंने पहले से ही इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुका है। ये फर्स्ट चॉइस बन सकता है अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो सर्जरी, ठीक है। प्रायर इक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है ये फर्स्ट चॉइस कब बनेगा? जब इसके चांसेस माने ये एक बार हुआ है तो 15%, 2 बार हो जाएगा इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो 30%, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तब ये मोस्ट कॉमन चॉइस बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझते हैं टाइप ऑफ ट्यूबल इक्टोपिक मेनली क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे कि ट्यूबल एबॉर्शन होता है, फिम्बरी में हो सकता है, एम्पूला में हो सकता है, मोस्ट कॉमन शायद तो एम्पूला ही होता है, स्टमस में हो सकता है, इंटरस्टिशियल में हो सकता है। ये मेनली होता क्या है, तो जैसे कि बताती हूँ, ये मान लीजिए कि ये ट्यूब में हुआ है, ठीक है, ये धीरे धीरे एक बड़ा हो रहा है, जिसके कारण ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो स्ट्रेस करने लगता है और जिसके कारण आपको पेन फील होता है। कभी कभी ये इतना स्ट्रेस कर जाता है कि रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाने के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा,
ठीक है, इंटेंस पेन उस समय होता है। और जब आप यूएसजी कीजिएगा ना तो ऐसे ब्लड का थक्का टाइप का आपको दिखेगा। तो अगर कोई पूछें विच टाइप ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द अर्लीस्ट टू रप्चर, मतलब कि मान लीजिए रप्चर में सबसे पहले कौन सा होगा, फिमरी होगा, एम्पूला होगा, इस्थमस होगा या इंटरस्टिशियल होगा। तो जो सबसे पहले होता है वो है हमारा इस्थेमस। क्यों? क्योंकि ये नैरो पाथ है। तो आप कह सकते हैं इस्थमस इंटरस्टिशियल भी तो नैरो पाथ है, बट यहाँ पर क्या होता है हमारा मायोमेट्रियम का ये मसल्स स्टार्ट होता है जो वो समहाउ हेल्प करता है क्या करने में, प्रेगनेंसी को बढ़ने में। बट यहाँ पर इस्थमस है, यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इस्थमस। इस्थमिक में एक्टोपिक प्रेगनेंसी 6 वीक में ही हो जाता है। एम्पूला में 8 वीक में होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंटरस्टिशियल में कब होगा, सबसे लास्ट होगा 12th वीक में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि ये ट्यूबर का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो पहला तो हिस्ट्री, एमेनोरिया, पेन, और तो हम करेंगे क्या, तो वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन में क्या चेक करेंगे, कहीं टैकीकार्डिया तो नहीं है, हाइपोटेंशन तो नहीं है, उसके साथ साथ शॉक तो नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों रहेगा तो क्या करेगा फेवर, रप्चर एक्टोपिक का। और भी क्या चेक करेंगे, तो पल्स रेट, बीपी, पैलर, खून की कमी तो नहीं है। जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टेंडरनेस जो पहले ही बता दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में जनरलाइज टेंडरनेस देखने को मिलेगा, गार्डिंग टेंडरनेस और रिगिडिटी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पेरिटोनाइटिस भी, इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज। तो ये दोनों पता कैसे चलेगा कि हैमरेज हुआ है और रप्चर एक्टोपिक है, तो आपको है ना अम्बिलिकस के ऊपर इस तरह का ब्लू कलर का इस तरह का दाग दिखेगा, पर्पल कलर का, उसको हम कहते हैं कूलेन साइन। और दूसरा, जब पीछे प्लैंक में देखिएगा ना तो वहाँ पर भी इस तरह का ब्लू या पर्पल कलर का दाग दिखेगा, जिसको हम कहते हैं टर्नल साइन। ये मेनली होता क्या है, तो जो रप्चर हुआ है उससे जो ब्लड निकला है वो इकट्ठा हो जाता है पेरिटोनियम में, जो इस तरह से दिखता है। ठीक है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में मेनली जो हमारा यूट्रस का है वो नॉर्मल साइज का होगा। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो यूट्रस का साइज़ तो बढ़ना चाहिए, तो लेकिन वो नॉर्मल साइज का है। उसके बाद एडिनेक्सल मास क्या करेंगे, टेंडर, जैसे ओवरी फैलोपियन ट्यूब टेंडर करेंगे। सर्विकल मोशन में भी टेंडरनेस होगा। उसके बाद जो ये फॉर्निक्स होता है ना, फॉर्निक्स जैसे कि मान लीजिए कि आगे में ब्लेडर है, उसके बाद ये वेजाइना यूट्रस है और पीछे में रेक्टम है। तो ये जो फॉर्निक्स होता है ना इसके बीच में इस तरह का, उसमें क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, जिसको पॉच ऑफ डॉगलस भी कहते हैं। उसमें ऐसे भरा भरा सा लगेगा, क्योंकि ब्लड क्या होता है यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से ब्लड इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी तो आगे वाला में भी हो जाता है और कभी कभी पूरा इस समय देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। क्या, TVS। पहले देखेंगे एमेनोरिया है, पेन है, फिर UPT पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में, तो TVS। फर्स्ट फाइंडिंग इस पर क्या निकलेगा, फर्स्ट फाइंडिंग निकलेगा एम्प्टी यूटेराइन कैविटी। जैसे कि हमें पता है नॉर्मल में हमारा यूट्रस किस तरह से दिखता है, मान लीजिए कि हमारा नॉर्मल ये अल्ट्रासाउंड करवाइएगा तो उसमें इस तरह का आपको दिखेगा, ये हमारा हो जाएगा ओवरीज इस तरह से,
और ये हमारा यूट्रस इस तरह का दिखता है, जिसको हम कहते हैं वैगल साइन। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है और रप्चर कर गया है, तो आपको दिखेगा ट्यूबर रिंग ऑफ फायर साइन। मतलब कि ये ट्यूब जो होता है ना, ये इसके चारों तरफ इस तरह से रिंग बना हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। मोस्ट डिफिनिट साइन क्या है? तो गेस्टेशनल सैक विथ कार्डिक एक्टिविटी इन एडनेक्सा। मतलब कि आपको गेस्टेशनल सैक दिखेगा, लेकिन वो यूट्रस में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? तो एडनेक्सा, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब में दिखेंगे। ठीक है। और मोस्ट ऑफन आपको क्या दिखेगा? जो एडनेक्सल मास है वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि 30 साल की औरत है, 6 वीक प्रेगनेंसी है, मतलब 6 वीक से उसका मेनोरिया नहीं हो रहा है। वो ओपीडी पेशेंट में आई है, कंप्लेन है लोअर एब्डोमिनल पेन। यूपीटी भी पॉजिटिव आया है। क्या? यूपीटी पॉजिटिव आया है। ठीक है। यूएसजी में पता चल रहा है कि यूट्रस एम्प्टी है। तो आपका सबसे मेन डायग्नोसिस क्या होगा? यूट्रस एम्प्टी है, एमेनोरिया है, मतलब क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। अब एक अगला जो क्वेश्चन है, क्या एक 30 साल की औरत है, 6 वीक ऑफ एमेनोरिया में आई है, ओपीडी पेशेंट में, उसको कंप्लेन है लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल पेन, एमेनोरिया, यूपीटी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। बाकी उसका पल्स नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, लेकिन राइट हाइपोगैस्ट्रियम में टेंडरनेस है। क्या है? टेंडरनेस है। ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन से पता चला यूट्रस का जो साइज है वो नॉर्मल है, और लेकिन वेजाइनल फॉर्निक्स में, राइट वेजाइनल फॉर्निक्स में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? इसमें डायग्नोसिस हमारा अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। क्यों अनरप्चर्ड होंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी यूट्रस का पहले तो एक्टोपिक साइज हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा क्योंकि यूट्रस एम्प्टी है, नॉर्मल साइज है। ठीक है। अनरप्चर क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई भी ये जो जमा होता है ब्लड, उसके सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। तो हम इसका क्या करवाएंगे? तो इसमें हम करवाएंगे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। अब देखिए, एक 30 साल की लड़की है, वो 6 वीक ऑफ एमेनोरिया है, इमरजेंसी में आई कि पेन हो रहा है लोअर एब्डोमिनल में, और क्या हो रहा है? उसको फेंटिंग एपिसोड हो रहा है। और क्यों? क्योंकि उसमें माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, यूपीटी पॉजिटिव है, बाकी जो पल्स रेट है 110 पर मिनट है, ये बीपी क्या है? 100/60 है, टेंडरनेस हो रहा है, बाकी जो अभी बताए थे ना सब वही है। लेकिन एक चीज़ आपको और दिखेगा, वेजाइनल फॉर्निक्स में बॉगीनेस, हैवी लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? रप्चर्ड। एक तो रप्चर्ड के एक्टोपिक में आपने देखा था कि क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, जिसके कारण फेंटिंग के कंडीशन आ सकते हैं, चक्कर आना, ये सब। दूसरा, ये वेजाइनल फॉर्निक्स में क्या होगा? बॉगीनेस, हैवीनेस फील होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है। तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इमीडिएट रिसेक्सेशन और सर्जरी। सर्जरी में कौन सा? तो हम करते हैं सेल्पिंजेक्टोमी। ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह का होता है, अगर पेशेंट स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो हम ये लेप्रोस्कोपी की मदद से करते हैं, और अगर अनस्टेबल है तो लेप्रोटोमी करते हैं। ठीक है। अब आते हैं अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। इसमें मेडिकल देखते हैं और सर्जरी देखते हैं। सबसे पहले मेडिकल देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि पेशेंट स्टेबल है, मोटिवेटेड है, ये कंप्लेन है कि कंप्लेन है लेकिन स्टेबल है और मोटिवेटेड है, तब हम मेडिकल थेरेपी करते हैं। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? HCG <5,000
इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट होना चाहिए। सैक साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब हम ड्रग ऑफ चॉइस में देते हैं मेथोट्रीजेड देते हैं। ठीक है। अब सर्जिकल ऑप्शन कब आएगा? जब उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए फैमिली, अब फर्दर उसको फैमिली नहीं बढ़ाना है, जिनमें ये मिथोट्रीजेड क्या है, कंट्राडिक्टेड है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, तब हम उनमें दो चीज़ करते हैं। या तो करेंगे सेल्पिंगोस्टोमी या करेंगे सेल्पिंजेक्टोमी। ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल्पिंगोस्टोमी में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, अदर टिप डैमेज हुआ है कि नहीं। और क्या करेंगे? सेल्पिंगेक्टोमी में हम स्ट्रोमा क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको ओपन छोड़ देंगे। ठीक है। अब इस पे एक केस बनता है, जैसे कि 30 साल की लड़की है, औरत है, मल्टीपैरस है, 6 वीक एमेनोरिया हो रहा है, इमरजेंसी रूम में आई, उसको बहुत पेन कर रहा है लोअर एब्डोमिनल में, यूपीटी पॉजिटिव है, पल्स 100 पर मिनट है, बीपी 100/7 mmHg है, टेंडरनेस हो रहा है, उसके बाद गार्डिंग और रिगिडिटी भी हो रहा है। यूएचजी में पता चला कि यूट्रस एम्प्टी है, लेकिन 200 ml ब्लड कलेक्ट हुआ है पेल्विस में। तो आपका मैनेजमेंट क्या होगा? देखिए, पहले है कि पेल्विस में ब्लड कलेक्ट है, इसका मतलब कि जो है वो रप्चर एक्टोपिक है। तो मैनेजमेंट क्या होगा? लैप्रोस्कोपिक सेल्पिंगेक्टोमी। ठीक है। अब मान लीजिए कि अब अगला क्वेश्चन है कि थर्ड ग्रेविडा, मतलब 3 बच्चा हो चुका है, सडन ये राइट लोअर साइड एब्डोमिनल पेन के लिए आई है, उसको भी 6 वीक एमेनोरिया है, पल्स रेट 130 है, बीपी 80/50 है, हाइपोटेंशन हो रहा है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में पता चला है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड पाया गया है पेल्विक में, एम्प्टी यूराइन कैविटी है। तो क्या हो जाएगा? ये रप्चर एक्टोपिक हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? अर्जेंट लेप्रोटोमी करेंगे, क्योंकि ये हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है। ठीक। ये केस बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई वूमेन है, 28 साल की वूमेन है, जिसको 6 वीक से एमेनोरिया है। ठीक है, मतलब मेंस नहीं आ रहा है। वो गायनी ओपीडी में गई, उसको कंप्लेन किया था, तो उसको एमेनोरिया था, लोअर एब्डोमिनल पेन था, उसका यूपीटी क्या था? पॉजिटिव था, और एब्डोमिनल और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल था, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन यूएसजी में क्या पता चला कि जो यूट्रस है वो एम्प्टी है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी क्या हुआ है? अननोन लोकेशन में है। तो या तो वो पहला एक्टोपिक हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी जैसे में आती है जब हमारा यूट्रस एम्प्टी होता है। या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, दूसरा वेरी अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होगा, मतलब अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुआ है, वेरी अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। तीसरा क्या होगा? जो हमारा ये फीटस है वो दाई हो गया है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में, इसलिए जो हमारा यूट्रस है वो एम्प्टी है। तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो इसमें हम परफॉर्म करेंगे सीरम बीटा एचसीजी लेवल। सीरम बीटा एचसीजी लेवल क्यों? कि आप बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी नॉन लोकेशन में हुआ है, तो हम क्या करवाएंगे? टीवीएस करवाएंगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, यूट्रस एम्प्टी है और पेशेंट को ऑलरेडी एमेनोरिया और यूपीटी पॉजिटिव है। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो हम चेक करेंगे सीरम बीटा एचसीजी। ठीक है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी जाएगी, या तो जो बीटा एचसीजी है वो 3500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा, या 3500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम आएगा। तो पहले हम देखते हैं कम आने का क्या पॉसिबिलिटी है। अगर कम आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे 48 आवर्स पे। क्यों रिपीट करेंगे 48 आवर्स पे?
मेनली अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, मतलब 8 से 10 वीक तक में क्या होता है, इसका अगर चार्ट देखिएगा तो ये हमारा गेस्टेशन है और इधर हमारा HCG लेवल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह से ये बनता है। इसका कहने का क्या मतलब है, ये 8 से 10 वीक है। ठीक है, डबल हो रहा है सारा, एकाएक पीक पे जा रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आके कांस्टेंट होगा। मतलब कि 48 आवर्स में ये कितना इसका लेवल होगा, दुगना होगा, तब वो क्या कहलाएगा, प्रेगनेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 3500 से कम रहेगा तो हम क्या कहेंगे, 48 आवर्स पे रिपीट करने कहेंगे बीटा HCG। अगर डबल हुआ इसका मतलब क्या है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर फॉल हुआ, कम हो गया, इसका मतलब क्या है, एबॉर्शन है। ठीक है, और लेकिन प्लेटी हुआ, ना ज़्यादा कमा ना ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, PLATEAU प्लेट्यू, थोड़ा सा फ्लैक्सेशन हुआ, इसका मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3500 से ज़्यादा आया तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे DLC। इसमें दो चीज़ देखेंगे, या तो क्रोनिक विलाय पर्जेंट है, क्रोनिक विलाय पर्जेंट नहीं है। अगर क्रोनिक विलाय पर्जेंट है इसका मतलब है कि एबॉर्शन हो गया है, और क्रोनिक विलाय एब्सेंट है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे कि 3500 से कम बोला ना, अगर ये 1500 से भी कम रहेगा तो भी हमें रिपीट करना है 48 आवर्स तक। रिपीट कब तक करना है, जब तक ये 3500 पहुँच ना जाए, अगर डबल हो रहा है तब। ठीक है, और एक बार 3500 पहुँच गया उसके बाद ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3500 ही अर्ली प्रेगनेंसी का पता है, क्योंकि वो डबल हो रहा है ना। जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक वुमेन है जो आई है कंप्लेन कि माइल्ड उसका एब्डोमेन पेन हो रहा है लोअर में, लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है। UPT क्या है, पॉजिटिव है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हुआ है जिसमें यूट्रस एम्प्टी है, कोई भी एडनेक्सल मास नहीं मिल रहा है। बीटा HCG में क्या देखे तो 700, बीटा HCG कितना है, 700 इंट्रा यूट्राइन पर लीटर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, लैप्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे, रिपीट करेंगे TVS, या रिपीट करेंगे बीटा HCG आफ्टर 48 आवर्स। तो क्या कहते हैं, जब तक कि 3500 ना पहुंच जाए तब तक हम बीटा HCG रिपीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगले 48 आवर्स में 1400 हो जाएगा, फिर रिपीट करेंगे तो अगले 48 आवर्स में ऐसे डबल होते जाएगा, तब ये समझेंगे कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। उसके अनुसार भी पीछे डेटा बताएं। ठीक है, अब देखिए, एक वुमेन आई है जिसको 6 वीक्स से नहीं हो रहा है, ये मीन्स लोअर एब्डोमेन में पेन है, उसका पीरियड क्या है, रेगुलर है, और वो डेट श्योर है कि उसको 6 वीक का गेस्टेशन है। ठीक है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन रिमाल केवल आया है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाए तो यूट्रस नहीं है, बीटा सोनोग्राफी करवाए तो ये डबल हो रहा है 900 से 1800 48 आवर्स में, तब क्या डायग्नोसिस होगा, सिंपल है, डबल हो रहा है तो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होगा। क्योंकि देखिए क्या बोले थे, प्लेट्यू, प्लेट्यू में क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेट्यू बस PLATEAU, इसमें क्या होगा ना, या तो ±10% बीटा HCG बढ़ता है या घटता है, और जो फॉल होता है जिसमें बताए थे कि एबॉर्शन या मिस्ड एबॉर्शन है, उसमें बीटा HCG 50% लगभग कम जाता है। ठीक है, और यहाँ तो डबल हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, मान ये एक पेशेंट आई जिसका 7 वीक ऑफ गेस्टेशन है, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, सिर्फ लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसका पीरियड भी रेगुलर है,
उसका फिजिकल एग्जामिनेशन अर्ली मॉलिक्यूल है बीटा HCG 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। TVS में पता चला कि इसका जो यूट्रस है वो एम्प्टी है। तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? लैप्रोस्कोपी करेंगे, फॉलोअप करने कहेंगे बीटा HCG का, तो बीटा HCG का फॉलोअप सिर्फ 3500 तक होता है, तो ये तो होगा नहीं। फेल्ड इंट्रायूट्राइन एंड सेंड होम, मतलब कहेंगे कि इंट्रायूट्राइन फेल हो गया, अब आप घर जाइए, गलत है। मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, हाँ मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। अब आते हैं PPT में, ट्यूबल पैथोलॉजी लीडिंग टू एक्टोपिक रिक्स। क्या क्या पैथोलॉजी में चेंजेज होंगे जिसके कारण एक्टोपिक रिक्स होता है? पहला तो जो नॉर्मल ट्यूबल का एनाटोमी है उसमें डिसरप्शन आ जाता है, अभी बताए थे, इन्फेक्शन के कारण, सर्जरिक जेनाइटल एनोमेलीज, इन्फ्लामेशन डिजीज जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस, तो ये सब के कारण ही मेनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। और मेनली हिस्ट्री ऑफ क्लैमिडियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये सब के कारण होता क्या है? तो इसके कारण प्रोडक्शन होता है PRO-K2 प्रोटीन का, जो इसके कारण माइक्रो इन्वॉल्वमेंट बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि ट्यूब में इम्प्लांटेशन क्यों होता है, तो ये सब जो चेंजेज होते हैं या इन्फेक्शन होता है, इसके कारण प्रोडक्शन होता है PRO-K2 प्रोटीन का, जिसके कारण ऐसा इन्वॉल्वमेंट बनता है कि जो हमारा जायगोट है वो यूट्रस में जाने के बजाय ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस के कारण कैसे होता है? तो इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसके कारण मेनली क्या होता है, हमारा जायगोट यूट्रस में नहीं आ पाता है, जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। एक टर्म है SIN, सल्पिंजाइटिस इस्केमिका नोडोसा। ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंस होता है ट्यूब के एपिथेलियल में, जो पाया जाता है मायोसल्पिंक्स या ट्यूबल सेरोसा के अंदर। अब इसका काम क्या है? ये ट्यूबल प्रेगनेंसी में मेनली यूज होता है, यहाँ पर ही जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है इसी में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो हमारा मोरूला है उसका मेडिकल इंट्रैपमेंट हो गया है, जिसके कारण ट्यूबल गेस्टेशन चल रहा है। ट्यूबर सर्जरी सेल्पिंगोप्लास्टी या सेल्पिंगोस्टोमी प्रोसीजर, वुमेन जिसको पहले से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होया हुआ है, मेडिकली ट्रीट हो रही है, या यूनिलेटरल मतलब एक साइड ऑलरेडी ट्यूब निकला हुआ है, उन सब में चांसेस मेनली ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। डाईइथाइल एस्टिबेस्टेरॉल एक्सपोजर, कंट्रासेप्शन फेल्योर के कारण भी मेनली ट्यूबल पैथोलॉजी के कारण क्या होता है, एक्टोपिक रिस्क देखने को मिलता है। इसमें स्टेरिलाइजेशन सबसे ज़्यादा फेमस है। हार्मोनल अल्टरेशन में एक्सोजीनस प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन, बाहर से क्या ले रहे हैं हम, प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, जिसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। अब अदर साइड कौन कौन सा होता है? तो मेन साइड जो है वो ट्यूबल है, उसके अलावा एब्डोमेन, यूटेराइन, ओवेलियन, ये सब भी हो सकता है। अगर ये जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ हो, यूट्रस के बाइकॉर्नुएट में हो, जिसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। ये मेनली कहाँ पर होता है? तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस के रुडिमेंट्री हॉर्न में होता है। अब ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस का है तो मोलेरियन एबनॉर्मलिटीज मेनली इसमें देखने को मिलता है, और ये क्वाइट रेयर है। ओवेरियन प्रेगनेंसी में मेनली प्रोफ्यूज हेमरेज देखने को मिलेगा, जिसमें हेमोपेरिटोनियम ग्रेटर देन कितना होंगे, 500 ml। अब कुछ क्राइटेरिया है जो डिस्क्राइब किया गया है किनके द्वारा, तो ये स्पीगेलबर्ग के द्वारा ओवेरियन प्रेगनेंसी के बारे में। तो ट्यूब ऑफ ह्यूमरी, इसमें क्या होता है, एक दूसरे से इंटैक्ट होता है। ट्यूब ऑफ ह्यूमरी एक दूसरे से इंटैक्ट होता है, लेकिन सेपरेट होता है ओवरी से। गेस्टेशनल सैक कहाँ पर होगा, तो ओवरी के नॉर्मल पोजीशन पे। सैक किससे कनेक्टेड होगा, तो यूट्रस
से कैसे? बाय ओवेरियन लिगामेंट। सैक जो है गेस्टेशनल सैक वो यूट्रस से कनेक्ट होगा कैसे? बाय ओवेरियन लिगामेंट। जो ओवेरियन टिश्यू है वो कैसा ये एक्ट करता है? तो वॉल ऑफ द सैक की तरह, ठीक है। जो प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होता है ना, वो उसमें इम्प्लांटेशन मेनली स्प्लीन या लीवर में भी हो सकता है, जिसके कारण मासिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज देखने को मिलता है। इसमें एब्डोमिनल पेन, इंटरमिटेंट फीवर और पार्शियल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, एब्सेस फॉर्मेशन देखते हैं। जो मेनली एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है वो सेकेंडरी होता है ट्यूबुलर एबॉर्शन के बाद, मतलब पहला है ट्यूबुलर एबॉर्शन, उसके बाद एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। इसमें मेनली जो ये एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है उसका क्राइटेरिया है वो डिस्कस किया गया है स्टूडीफोर्ड के द्वारा। इन्होंने बताया कि ट्यूब ओवरी नॉर्मल होगा, कोई भी पास्ट इंजरी नहीं होंगे, कोई भी एविडेंस नहीं होगा यूटेरोप्लासेंटल फिस्टुला के बारे में, कोई भी एविडेंस नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ ओनली रिलेटेड होगा पेरिटोनियम सरफेस पे, और अर्ली इनफ क्या होगा कि गेस्टेशन है वो सेकेंडरी इम्प्लांटेशन के पॉसिबिलिटी को क्या कर सके करे एलिमेंट करे, ठीक है। अब 4 पैथोलॉजी क्राइटेरिया है जो डायग्नोसिस करता है सर्विकल प्रेगनेंसी को, और ये एक्सप्लेन किया गया है रूबिन और उनके कलीग्स के द्वारा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? जो सर्विकल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होगा अपोजिट टू द प्लासेंटल अटैचमेंट। जो अटैचमेंट होगा प्लासेंटा का वो सर्विक्स में होगा, ठीक है। प्लासेंटा मस्ट बिलो द इंटरेस्ट ऑफ यूट्राइन वेसल। यूट्राइन का जो वेसल है उससे नीचे प्लासेंटा होना चाहिए, या बिलो द पेरिटोनियम रिफ्लेक्शन। जो फीटल एलिमेंट है मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन कॉर्पस यूटेरी, ठीक है। अब अगर कोई पूछेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है सर्विकल प्रेगनेंसी का, तो यूटेराइन ब्लीडिंग, जो मेनली आफ्टर एमनोरिया विदाउट क्रैम्पिंग पेन, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और वो प्रोपोर्शनल किसके होंगे? तो लार्ज कंप्लीट कॉन्फाइनमेंट और फिर्म अटैचमेंट, मेनली जो कंसेप्शन के समय होता है उसके अपोजिट होगा वो, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री होना चाहिए इरेगुलर ब्लीडिंग का, फॉलो होना चाहिए पेन का, सिंकोपी का, ठीक है। और क्या क्या साइन होना चाहिए? तो पेरिटोनियल इरिटेशन का। यही सब मेनली सिम्टोमेटिक इक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन, प्लासेंटा प्रीविया, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, डिजनरेटिंग लियोमायोमा, सल्पिंजाइटिस, थ्रेटेंड या इनकम्प्लीट एबॉर्शन, रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम, अपेंडिसाइटिस, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, एड्रिनल अटॉर्शन, डिजनरेटिव यूटेराइन लियोमायोमा और इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। पास स्टडी में पता चला ना कि मोर देन हाफ ऑफ द वुमेन जिसको सर्विकल प्रेगनेंसी है उनमें मेनली हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है ट्रीटमेंट में, ठीक है। मेनली जब ये 18 वीक से कम हो। सर्विकल प्रेगनेंसी सक्सेसफुल ट्रीट किया जाता है ये सिस्टमेटिक मीथोट्रिजेट के लिए। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी भी है। ये एक फॉर्म का एक्टोपिक गेस्टेशन है जो मेनली इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रायूट्राइन दोनों जगह देखने को मिलता है, मतलब कि 94% ट्यूब में और 6% ओवेरियन में देखने को मिलेगा। क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेनली इंट्रायूट्राइन हेमरेज के कारण होता है, और इसमें ट्यूबुलर अबॉर्शन या रप्चर हो जाने के कारण देखने को मिलता है। इसमें जो सर्कुलेटिंग बीटा एचसीजी है वो लेस देन 1000 ml इंटरनेशनल यूनिट मिलेगा, ठीक है। सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेयर है, मेनली अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं ये। एडिनोमायोसिस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रीवियस डायलेशन एंड क्यूरेटेज, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन सा रिएक्शन? तो एरियास स्टेला रिएक्शन।
इसमें जो सेक्रेटरी सेल होता है ना एंडोमेट्रियल ग्लैंड का, वो हाइपरट्रोफी हो जाता है और उसमें हाइपर क्रोमेटिज्म भी दिखाई देने को मिलता है, पोलियोमॉर्फिज्म हो जाता है, माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन ये यूनिक करैक्टरिस्टिक नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन हो जाता है किसके साथ, तो क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो इसको लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं नियोप्लाज्मा के साथ, क्योंकि उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है कि माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाना, ऐसे बढ़ जाना। ठीक है। दूसरा है हेमोपेरिटोनियम। हिस्टोपैथोलॉजी में दूसरा क्या है, हेमोपेरिटोनियम। इसमें जो है ना रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पढ़ना होता है, जिसमें सर्विकल इन ऑरिजिन होता है, कंबाइन करता है किसके साथ, क्लॉटेड और अनक्लॉटेड ब्लड जो पेरिटोनियम कैविटी में प्रेजेंट है। तो हेमोक्रेट क्या हो जाएगा, क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 15 डिग्री। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, 98% ऑफ जो स्पेसिमेन है ना वो कोल्डी सिंथेसिस में देखने को मिलेगा, और ये सीरीज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है। मिथोट्रिजेड मिथोट्रिजेड क्या एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है, इसका कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होता है, इसके ट्रीटमेंट भी यही है। जैसे मिथोट्रिजेड है ना, तो इसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है और इसके कारण इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे कि देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर कैंसर हुआ है और मिथोट्रिजेड दे रहे हैं, तो इसको तो वो सही कर रहा है, लेकिन ये कैंसर के कारण ये हमारा आगे तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसके कारण ये भी होता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन लेवल, तो मेनली ये फॉल कर जाता है, एचसीजी भी लेवल भी फॉल कर जाता है। इंडोमेट्रियम इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती, इसलिए वो टूट जाता है और यूट्राइन ब्लीडिंग की तरह बाहर आ जाता है। कभी कभी डेसिडुआ भी पास हो जाता है सर्विक्स के थ्रू, उसको हम डेसिडुअल कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेसिडुअल कास्ट कहते हैं। ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अर्ली हार्मोनल टेस्टिंग से, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से। सिम्टम क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्सेंट ऑफ मेंस, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। यूनिवर्सल सिम्टम क्या है, एब्डोमिनल पेन, क्लोकली एब्डोमिनल पेन, मेनली यूनिलेटरल भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। 1/4 लोगों में शोल्डर पेन देखा गया है, जो डायफ्राग्मेटिक के कारण होता है और डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन के कारण होता है। 1/3 में सिनकोपी देखा गया है। इंटरवल ऑफ एमेनोरिया 6 वीक और 6 उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइन में एब्डोमिनल टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है आफ्टर रप्चर। अगर ब्लड लॉस हो गया है तो प्रोफ्यूज देखने को मिलता है। ठीक है। कंट्राडिक्शन की सिस्टमेटिक मिथोट्रिजेड का, जो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैनेजमेंट की तरह यूज करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, उसका कंट्राडिक्शन क्या क्या है। तो इसमें दो के द्वारा मेनली कंट्राडिक्ट किया गया है, एक तो ACOG और दूसरा ASRM के द्वारा। अब ACOG और ASRM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, और ACOG क्या है, तो ACOG होता है अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी। तो चलिए दोनों के अनुसार अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले ACOC, इसमें जो है ना कंट्राडिक्शन मेनली ब्रेस्ट फीडिंग के समय होता है, जब लेबोरेटरी एविडेंस ले रहे हैं इम्यूनो डिफिशियंसी, प्री एग्जिस्टिंग ब्लड डिस्कैरियोसिस मतलब बोन मैरो हाइपोप्लेसिया, लीकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मेनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एनीमिया, ये सब में हम सिस्टमेटिक मिथोट्रिजेड नहीं देते हैं। ठीक है। एक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पेल्विक अल्सर डिजीज, हेपेटिक, रीनल, हेमेटोलॉजिक डिसफंक्शन, अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक क्रोनिक लिवर डिजीज, ये सब में मेनली हम सिस्टमेटिक मिथोट्रिजेड नहीं देते हैं। और ASRM के में क्या होगा एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन में, तो ब्रेस्ट फीडिंग, एविडेंस ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर या मॉडरेट एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
जो सेंसिटिव होते हैं मेथोट्रिजिएट से, पल्मोनरी या पेप्टिक अल्सर डिजीज, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट हेपेटिक या रीनल डिसफंक्शन, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, ये सब में ऑब्सोल्यूट कंट्राडिक्टेड होता है। रिलेटिव कंट्राडिक्टेड में एसीओजी के बेसिस पे अगर इक्टोपिक मास ग्रेटर देन 3.5 रहे या एम्ब्रियोनिक कार्डिक मोशन रहे तो हम ये नहीं देंगे। और एएसआरएम के अनुसार अगर इक्टोपिक मास ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर रहे और ये डिटेक्ट हो जाए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, एम्ब्रियोनिक कार्डिक एक्टिविटी पता चल रहा है, उसके बाद पेशेंट का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो डिक्लाइन कर रहा है, पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फॉलोअप में, बीटा एचसीजी हाई है स्टार्टिंग में ही 5,000 से ज़्यादा, तो मेनली हम कहेंगे कि इसमें सिस्टमेटिक मेथोट्रिजिएट क्या है, कंट्राडिक्टेड है। ठीक है। चॉइस ऑफ रेगिमेन कैसा होना चाहिए बीटा एचसीजी के क्या, तो एचसीओजी के अनुसार मेनली मल्टी डोज रेगिमेन देंगे किसका, मेथोट्रिजिएट का, अगर परसेंटेज एचसीजी 5,000 से ज़्यादा है। लेकिन हम एएसआर के द्वारा के अनुसार हम सिंगल डोज देंगे अगर लो इनिशियल एचसीजी लेवल है तो। ठीक है। डायग्नोसिस प्रोसीजर में क्या क्या हम देखते हैं, एचसीजी देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी देखते हैं। ठीक है। डायलेशन और क्यूरेटी देखते हैं। ये सब मेनली डायग्नोसिस प्रोसीजर है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। डायग्नोसिस प्रोसीजर में सबसे पहले बीटा एचसीजी का लेवल, इसमें क्या देखेंगे कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसमें मेनली क्या होगा, बीटा एचसीजी का लेवल घट जाएगा। इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी में मेनली क्या होता है, बीटा एचसीजी का लेवल 48 आवर्स में बढ़ते जाता है। ठीक है। और कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है। इसमें आप डिस्क्रिमिनेटरी जोन देखिएगा, ये इसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी जोन में, ये एडवांस में देखेंगे। सीरम बीटा एचसीजी क्या लेवल क्या होगा, एभव होगा, जिसमें कि गेस्टेशनल सैक विजुलाइज्ड हो जाना चाहिए, मतलब कि जैसे कि 1500 में क्या होगा, ये गेस्टेशनल सैक विजुलाइज हो जाना चाहिए जब बीटा एचसीजी 1500 से 2000 के बीच में हो तो। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेटरी जोन है इसमें क्या होगा कि ये एचसीजी लेवल ज़्यादा हो गया है फिर भी गेस्टेशनल सैक विजुलाइज्ड हो गया है, बीटा एचसीजी का एभव हो जाने पे होता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाने पे मेनली ये दिखता है। जैसे कि 1500 है, 1500 पे मेनली गेस्टेशनल सैक दिख जाना चाहिए, लेकिन ये कब दिखेगा, तो 2000 पे। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी जोन। इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी मेनली सीन नहीं होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा एट द सेट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी जोन। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होता है, जैसे कि और ये क्या करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करता है। प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लोअर होता है। नॉर्मल कब होता है, तो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी में 10 नग पर ml होता है या उससे ज़्यादा। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम कितना का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, 7 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी मेनली 5 से 6 वीक पे किया जाता है मेंस के ख़त्म होने पे। मल्टीपल गेस्टेशनल सैक दिखाए, मतलब कि मल्टीपल गेस्टेशन में मेनली जो गेस्टेशनल सैक है वो 24 डेज के बाद या कंसीव करने के 24 डेज के बाद या गेस्टेशनल एज 38 डेज में मेनली दिखाई देने लगता है। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट होगा अगर जो बीटा एचसीजी लेवल 2500 से ज़्यादा होगा तो। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एचसीजी वाला तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। डायलेशन और क्यूरेटे, अगर सीरम लेवल कितना होगा, 1500 से ज़्यादा होगा और गेस्टेशनल एज कितना होगा, 38 डेज से ज़्यादा होगा, सीरम प्रोजेस्टेरोन 5 नग पर ml से कम होगा और कोई इंट्रायूटेराइन गेस्टेशनल सैक नहीं दिख रहा है वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, तो हम मेनली क्यूरेटे ऑफ एंडोथेलियल कैविटी करते हैं। ये हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम टिश्यू को रिमूव करते हैं फ्रोजन सेक्शन में
और उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि कोई गेस्टेशनल टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। अब डायग्नोसिस इवालुएशन मेनली मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। मेनली सर्जिकल थेरेपी के बारे में पहले देखते हैं। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो लेप्रोस्कोपी क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है। और मेडिकल थेरेपी अगर इन द केस मेडिकल थेरेपी जैसे कि मीथोट्रीजेट कंट्राडिक्टेड या रिफ्यूज रहे तो हम सर्जिकल थेरेपी करते हैं और ट्यूबल प्रेगनेंसी में लेप्रोस्कोपी करते हैं। कंजर्वेटिव थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, तो ट्यूब को प्रिजर्व कर सकते हैं और सेल्फिंगेक्टोमी से बचा सकते हैं। किसमें, अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो मेथड ऑफ चॉइस फॉर अनरप्चर क्या हो जाएगा, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव सर्जिकल टेक्निक में मेनली हम सेल्फिंगोटोमी करते हैं, जिसमें कि जो ट्यूबल है ना उसको इंसिजन कर दिया जाता है। ठीक है। फिमरी इवाक्यूएशन करते हैं और पार्शियल सेल्फिंगेक्टोमी करते हैं और क्या क्या करते हैं, सेगमेंटल रिसेक्शन करते हैं। ठीक है। अगर वुमेन जो नली पेरस है उसमें अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और तो उसमें हम क्या करेंगे, कंट्रासेप्टिव अप्रोच करेंगे। सेल्फिंगेक्टोमी मेनली सीरियसली में ही किया जाता है। ठीक है। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी में मेनली क्या होता है, कॉर्नुअल एरिया में हुआ यूट्रस का तो ये ट्रीट होता है लेप्रोस्कोपिकली, लेकिन ये लेप्रोटोमी भी हो सकता है रिसेक्शन के साथ अगर ब्लड लॉस 50 या ±22 ml हुआ है तब, क्योंकि इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हेमरेज ये सब दिख सकता है, इसलिए इसमें किया जाता है। ओवेरियन प्रेगनेंसी रेयर ही होता है, लेकिन अगर हुआ है तो हम उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। ठीक है। और कभी कभी हम क्या करेंगे तो यूनिलेटरल सल्पिंगो ओफोरेक्टोमी भी करेंगे। अब्डोमिनल प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइट होता है प्लासेंटल इम्प्लांटेशन का, यूट्रस में मेनली 47%, वॉल 30% और यूट्रस का जो पोटेंशियल स्पेस है उसमें 8.7% होता है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होता है, यूट्रस, ये पढ़ लिए। सर्विकल प्रेगनेंसी में सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, क्या इवाक्यूएशन विथ डायलेशन एंड क्यूरिटी एंड वैक्यूम एस्पिरेशन भी करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोफाइलैक्टिक हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। इसमें हम एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं 3 o'clock और 9 o'clock में अंडर द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। ठीक है। सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है सिजेरियन स्कार का, इवाक्यूएशन विद डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे, वैक्यूम एस्पिरेशन करेंगे अंदर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। ठीक है। टेम्पोररी लिप्रोस्कोपिक बायलेटरल आर्टरी एक्लूजन भी कर सकते हैं सिलिकॉन ट्यूबिंग के द्वारा। हिस्टेरोस्कोपी कपल किया जाता है क्यूरेटे के साथ, किसमें, यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन में। ये अल्टरनेटिव अप्रोच होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी भी ये लगातार हो रहा, मैंने पीछे भी हुआ फिर दोबारा हो रहा है परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तब उसमें हम मेनली बीटा एचसीजी प्री ऑपरेटिव देखते हैं। अगर ग्रेटर देन 3000 है तो पेप मतलब कि परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस मेनली 22 से 42% है। अगर 10,000 से ज़्यादा है 7 डेज में आफ्टर सर्जरी तो 15% है। ठीक है। अगर 10,000 के अंदर है तो लेस देन 15% है। इस तरह से मेनली देखा जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है तो मीथोट्रीजेड है। मीथोट्रीजेड इम्पॉर्टेंट होता है नल ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए। ये इंट्रामस्कुलरी या इंट्रा एमनियोटिकली मेनली एडमिनिस्टर किया जाता है। इसको कभी कभी कंबाइन करके भी देते हैं, किसके साथ, तो पोटेशियम क्लोराइड वेजाइनल माइफेप्रिस्टोन और यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन में। अगर ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट के लिए हो तो फॉलो अप करने के लिए कहेंगे और क्यूरेटे और हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा देखेंगे।
एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो इनिशियल बीटा एससीजी लो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, ताकि स्पॉन्टेनियसली ये अपने आप सही हो जाए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो मिथोट्रिजेट का ट्रीटमेंट करते हैं उसके फेलवर कब कब हो सकता है, जब एडिनेक्सल फीटर कार्डिक एक्टिविटी हो, साइज और वॉल्यूम ऑफ गेस्टेशन सैक ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हो, हाई इनिशियल एसीजी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 5000 हो, प्रेजेंस ऑफ फ्री पेरिटोनियन ब्लड हो, रेपिडली इंक्रीजिंग एसीजी कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तब ये जो मिथोट्रिजेट है वो ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होगा, तो ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट मेनली एब्डोमिनल गिर्थ बढ़ जाएगा, एससीजी इंक्रीज होंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। और ड्रग साइड इफ़ेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नौसिया, वोमिटिंग, एस्टोमेटाइटिस, डिजीनेस, और रेयर में देखने को मिलेगा न्यूट्रोपिनिया, एलोपेसिया और निमोनाइटिस। ठीक है, ये मेनली दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रेग्नेंट बेबी आई है क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग के साथ, तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो 4 चीज़ें मिलेगा। एक तो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, तो प्रीनेटल केयर करेंगे। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकला तो ट्रीट करेंगे, और अगर एबनॉर्मल इंट्रायूटेराइन हुआ तो डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे। और डायग्नोसिस नहीं हुआ तो हम एससीजी का क्वांटिटेटिव करेंगे। तो 2 चीज़ हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी जोन से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। अगर कम आएगा तो हम सीरियल एससीजी मतलब रिपीट करेंगे। नॉर्मल राइज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इंट्रायूटेराइन हो प्रेगनेंसी होगा तो प्रीनेटल केयर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो ट्रीट करेंगे, एबनॉर्मल आईयूपी होगा तो डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे। फिर अगर नन डायग्नोसिस रहा तो फिर से डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे। तो 2 चीज़ मिलेगा, या तो क्रोनिक विलाई परजेंट मिलेगा या एब्सेंट मिलेगा। परजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सेंट है तो हम ट्रीट करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अगर एबनॉर्मल राइज और फॉल हो रहा है तो डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे, नॉर्मल फॉल हो रहा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, 75% में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटरी जोन से ज़्यादा होता है तो डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे। क्रोनिक विलाई मिला तो ठीक, अगर एब्सेंट रहा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर बीटा एससीजी जो मिला है क्वांटिटेटिव में वो 1 लाख से ज़्यादा रहेगा, या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी दिखाएगा तो हम क्या देखेंगे कि ये इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हमें 2 चीज़ देखना पड़ेगा, सैक का साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, और 4 सेंटीमीटर से कम है तो मिथोट्रिजेट करेंगे। ठीक है, अगर एबनॉर्मल राइज हो रहा है तो हम ये समझेंगे कि ये इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी नहीं है और डायलेशन एंड क्यूरेटे करेंगे। अब ये डायलेशन और क्यूरेटे होता क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिससे कि टिश्यू जो यूट्रस के अंदर है उसको रिमूव किया जाता है। ये डायग्नोसिस ये कब किया जाता है, जब डायग्नोसिस और ट्रीट हो जाए यूट्राइन कंडीशन, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, एबॉर्शन हो रहा है, तो मेनली ये डायलेशन और क्यूरेटे किया जाता है। ये रिकवरी कितना दिन में हो जाएगा, तो मेनली सर्जरी के 2 से 3 दिन के बाद ये मेनली ये क्या हो जाता है, रिकवरी हो जाता है। क्या ये डायलेशन और क्यूरेटे पेनफुल होता है, तो हाँ, पिंच की तरह आपको दर्द करेगा, ऐसा लगेगा कोई पिंच करता है ना, चुट्टी काटता है, उस तरह से थोड़ा सा दर्द करेगा। ठीक है, क्या डायलेशन और क्यूरेटे एबॉर्शन के लिए हो सकता है, तो मेडिकल वेस्ट नॉन इन्वेसिव मेथड है, एबॉर्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो डायलेशन और क्यूरेटे है वो डिक्लाइन करता है मेथड ऑफ एबॉर्शन को। सेक्शन क्यूरेटे मोस्ट कॉमन मेथड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में।